हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज से हम बेसिकली को नए कॉन्सेप्ट, नए अंडरस्टैंडिंग, नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एथिक्स जो पेपर है हमारे लाइफ के अंदर किस तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क करता है और किस तरीके से जो एथिक्स का पेपर है वो हमारे से क्या डिमांड करता है। यूपीएससी के अंदर बेसिकली जब हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना हम याद रखते हैं, कितना चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है कि किस तरीके से यूपीएससी हमारे से या सिविल सर्विसेज एग्जाम हमारे से क्या डिमांड कर रहा है और हम उस डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम अगर समझ पाएंगे तो हम बहुत बेटर आंसर राइटिंग कर पाते हैं और बहुत बेटर तरीके से किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट या किसी भी अंडरस्टैंडिंग को ईजिली ग्रैब भी कर पाते हैं। राइट, सो होपफुली आपको यहाँ पे बहुत मजा आएगा। बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एथिक्स क्या है। हम इसको बहुत डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। बेसिकली जो एथिक्स का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये बेसिकली किसमें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा कहीं ना कहीं। राइट, किस तरीके से एथिक्स क्या होता है, किस तरीके से एथिक्स के सब एसेंस हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आउटलुक क्या हो सकता है, फिर उससे रिलेटेड केस स्टडीज क्या हो सकती है। केस स्टडीज के बाद हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ एप्टीट्यूड, जो सिलेबस के अंदर एटीट्यूड है उसके सब डिवीजन, उसकी केस स्टडीज और किस तरीके से उनकी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, उस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पे हम बेसिक से जो टॉपिक को समझ रहे हैं, टॉपिक को समझने के साथ साथ हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए हम किस तरीके से इसे हमारी आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एट द एंड हमें कहीं ना कहीं लिखना तो आंसर ही है और आंसर जितना बेटर लिख पाएंगे उतनी बेटर क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही बेटर क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग इन्विजिलेटर के लिए भी बनेगी कहीं ना कहीं। राइट, क्योंकि एट द एंड इन्विजिलेटर को ही चेक करना है, एग्जामिनर को ही चेक करना है कि किस तरीके से आप अपने आंसर के थ्रू अपने एप्टीट्यूड, अपने बिहेवियर को बता रहे हैं, ये अपनी टॉपिक के लेके अंडरस्टैंडिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, अगर आपको ये लेक्चर स्लो लगता है तो यू कैन गो फॉर 1.5 और 2x के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट मेक श्योर आप इस चीज को फोकसिव वे में, रेगुलर वे में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर बन सके। राइट, यहाँ पे टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, रियल लाइफ कंडीशंस को भी उठाएंगे केस स्टडी के फॉर्म में, ताकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज को समझ सकें और प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट और डिफ्रेंसिएशन भी कर पाए कहीं ना कहीं। राइट, चलिए तो चलते हैं एथिक्स के रिलेटेड कि एथिक्स आखिर है क्या या किस तरीके से एथिक्स होता है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाई डू वी नीड एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर क्यों? अगर सब कुछ सही चल रहा था, ये एथिक्स पेपर को इंक्लूड किया गया था 2013 के अंदर। राइट, 2013 के अंदर ये एथिक्स पेपर इंक्लूड किया गया था। क्यों किया गया था? बेसिक से स्टडी को समझना कि यहाँ पे 1998 से लेकर 2008 के बीच में यूपीएससी जो मेन बॉडी है, यूनियन पब्लिक सिविल सर्वेंट की मेन बॉडी जो है, वहाँ पे बेसिकली एक रिपोर्ट दी गई गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज के द्वारा कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी यूपीएससी कर रहे हैं या फिर जो सिविल सर्वेंट बन के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट आ रहे हैं। जो भी सिविल सर्वेंट कलेक्टर बन रहे हैं, एक्सवाइजेड कोई सी भी पोस्ट हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो रहे हैं या फिर उनमें उस तरीके की एथिकल वैल्यूज नहीं है जो वो सिचुएशन बेस पे सही और गलत में डिफ्रेंशिएशन कर पाए। राइट, यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव क्या है? यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है, जो सारे के सारे कलेक्टर या फिर एक्सवाइजेड किसी भी सिविल सर्वेंट की पोस्ट पे हैं, वो बेसिकली सही और गलत में, सही प्रॉपर वे में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते या सही और गलत के तौर पे कई बार अपने आप को भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही और गलत में डिफ्रेंशिएट, इवेलुएट नहीं कर पाते खुद को भी। तो यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को जब ये रिपोर्ट आई, देन दे थॉट कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सिविल सर्वेंट की पहले से ही इस क्वालिटी को भी चेक कर लें। राइट, पहले एथिक्स का पेपर नहीं था। एथिक्स का पेपर सिर्फ इसीलिए लाया गया कि किस तरीके से हम इसकी जो क्वालिटी है, कि किस तरीके से जो सिविल सर्वेंट बन के आ रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है सही और गलत में डिफ्रेंशिएशन करने की, सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी की कंडीशन, सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेस, सोसाइटी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, तो हम उसको जब डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट वे में सही और गलत समझ पाएंगे, तो वो सिविल सर्वेंट एग्जाम या फिर सिविल सर्वेंट एकदम सही है कहीं ना कहीं। राइट, तो इस चीज को चेक करने के लिए ये सिविल सर्वेंट एग्जाम के अंदर एथिक्स का पेपर इंक्लूड किया गया। अब इसके अंदर आता क्या है, ये बेसिक से आपने कई बार पढ़ा होगा, इसका सिलेबस क्या होता है या क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ना,
ये सब बता देंगे। बट हम यहाँ पे बेसिक से स्ट्रक्चर से एनालाइज कर रहे हैं कि एथिक्स पेपर होता क्या है, या किस तरीके से एथिक्स पेपर को हमें समझना है और उसी अकॉर्डिंग आंसर लिखने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम अगर आंसर्स लिखने से पहले समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, तो हम प्रॉपर वे में आंसर नहीं लिख पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है। 2013 में पेपर आया। पेपर के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है पेपर, पार्ट ए या पार्ट बी या पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। एक तो होता है बेसिकली क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है, और एक होता है केस स्टडीज। केस स्टडीज के फॉर्म में ये पेपर होता है। दो पार्ट के अंदर हमें पेपर पूछा गया है। एक मेन क्वेश्चंस के फॉर्म में कि आपसे पूछ ले व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज इंटीग्रिटी, या किसी भी XYZ कोड को देख के आपको इवेलुएट करने बोल दिया जाए एंड एवरीथिंग। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और केस स्टडीज आती है जहां पे एक सिचुएशन दी जाएगी, रियल लाइफ कंडीशन डेवलप की जाएगी कि किस तरीके से ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर आप किस तरीके से, अगर कोई सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, कोई क्वेश्चन बन रहा है उसमें, आप उस क्वेश्चन को उस केस स्टडी के अकॉर्डिंग कैसे आंसर करेंगे या कैसे डिसीजंस लेंगे, यहाँ पे वो चेक करने की कोशिश। यहाँ पे आपकी बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू क्या चेक किया जा रहा है, यहाँ पे आपकी थ्योरी को चेक किया जा रहा है कि आपकी जो थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक्स को लेके, वो कैसी है। केस स्टडी में आपकी यहाँ पे बेसिक सी इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल डिसीजन को चेक किया जा रहा है कि आप जो लाइफ को लेके प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं किसी सिचुएशन के अंदर, वो कैसे हैं कहीं ना कहीं, राइट। अगर वो सही है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एथिक्स को लेके सोसाइटी में रहते हुए सही और गलत को डिफ्रेंशिएशन करने की, वो भी सही है कहीं ना कहीं, राइट। एथिक्स होता क्या है वो हम आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल के साथ, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ये एथिक्स आके इन्वॉल्व कैसे हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको क्लियर होगा कि ये पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था और किस तरीके से पेपर में दो पार्ट्स में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक थ्योरेटिकल वे में कि आपकी नॉलेज कैसी है किसी टॉपिक को लेके, और एक प्रैक्टिकल डिसीजंस को चेक करने के लिए केस स्टडीज के फॉर्म में पूछा जाता है कि आखिर आप उस केस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंस में अगर आप होते हैं तो आप किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स आते हैं, प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, सो हम उस चीज को और बेटर वे में नेक्स्ट क्लास के अंदर इवेल्युएट करते हुए समझेंगे कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे आपको अगर स्पीड भी स्लो लगे तो यू कैन गो फॉर 1.5x और 2x। डाउट्स भी आते हैं, राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, तो हम उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपके पास आंसर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, राइट। ये प्रॉपर हमारी जो केस स्टडी रहेगी, प्रॉपर जो एथिक्स का पेपर डिस्कशन है, ये थ्रू आउट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू लाइक सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस जाके आपको कुछ चीजें समझाएंगे। यहाँ पे सिंपल हमारा जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा टॉपिक को लेके, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, और सिलेबस और पेपर्स के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके के आंसर्स लिखने, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे हम एथिक्स के सिलेबस से आउट ऑफ कवरेज नहीं जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, लेक्चर्स के फॉर्म में। यहाँ पे लेक्चर्स 3-3 घंटे के लेंदियर लेक्चर्स नहीं होंगे, इट विल बी शॉर्टर लेक्चर्स, बट इसके सब डिवीजन, सब पार्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, ताकि आपको आपकी कन्वीनियंस या टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे समझ भी सकें कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, अब एथिक्स को समझने से पहले हमें फिलॉसफी को समझना होगा। फिलॉसफी हमारा टॉपिक नहीं है, फिलॉसफी के ब्रांच से एथिक्स निकला हुआ है कहीं ना कहीं, राइट। हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसका बात करें, वे ऑफ लिविंग लाइफ। हम जो हमारी लाइफ जीते हैं उसके बारे में जब हम चीजें समझते हैं, उसकी नॉलेज को गेन करते हैं, उसे हम फिलोसॉफी कहते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे फिलोसॉफी की डिटेलिंग टॉपिक नहीं समझेंगे, बस फिलोसॉफी का सिंपल मीनिंग होता है वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीजें हो रही है, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही है, जो भी चीजें चल रही है, उसे हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम फिलोसॉफी कह सकते हैं, राइट। इसलिए हम देखते हैं मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी या PhD जो होता है उन सब में टर्म्स फिलोसॉफी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीनिंग होता है कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं कि मीन्स वो जो नॉलेज प्रॉपर है वो किस तरीके की है, और वहाँ पे प्रॉपर नॉलेज में किस तरीके की चीज़ें डेवलप होती है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको फिलोसॉफी वर्ड क्लियर होगा। अब यहाँ पे फिलोसॉफी की बेसिक से 3 ब्रांचेस निकली है। 3 ब्रांचेस मीन्स फिलोसॉफी को वैसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट यहाँ पे मेनली 3 ब्रांचेस जो होती है वो फिलोसॉफी को समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलोसॉफी आखिर है क्या। यहाँ पे पहली आती है एपिस्टेमोलॉजी। बेसिक सी वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी,
जो हमें समझाती है कि आखिर फिलॉसफी होती क्या है। EPISTE, एपिस्टोमोलॉजी। आखिर एपिस्टोमोलॉजी होती क्या है? बेसिक से मीनिंग समझिएगा कि एपिस्टोलॉजी मतलब होता है कि किस तरीके से हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी नॉलेज, जो भी हम ट्रुथ रियलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, वो हम एपिस्टोमोलॉजी में पढ़ते हैं। बेसिक सी मतलब ट्रुथ, या फिर जो सोसाइटी को लेकर रियलिटी है, उसे जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपिस्टोमोलॉजी। मतलब एपिस्टोमोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ट्रुथ और रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ट्रुथ और रियलिटी होती क्या है। वहीं पे सेकंड आता है हमारा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होती है? मेटाफिजिक्स बेसिक सी टर्म है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें चल रही यूनिवर्स के अंदर, उसे समझने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, राइट। किस तरीके से नेचर हमारे यहाँ पे बिलोंगिंग्स रखते हैं। नेचर के अलावा जैसे यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो यूनिवर्स के अंदर किसी भी तरीके की चीजें होती है वो कैसे हो रही है, जब वो चीजों को समझते हैं तो वो मेटाफिजिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। और थर्ड एंड लास्ट फाइनल आती है हमारी एथिक्स। यहाँ पे हम सिंपल टॉपिक्स को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ओके, लास्ट एंड फाइनल आया एथिक्स। एथिक्स का मीनिंग बहुत सिंपल होता है, हम इसकी डिटेल मीनिंग को समझेंगे, बट यहाँ पे हमारी जो लाइफ है, वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, सिंपल वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसे इसके अलावा यूनिवर्सल लेवल पे सही और गलत, यूनिवर्सल लेवल पे सही और गलत। यहाँ पे हम इसको लैंग्वेज को हम ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे प्रॉपर ना इंग्लिश में है ना प्रॉपर हिंदी में, हम यहाँ पे इसे इंग्लिश में समझेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ताकि किसी भी टॉपिक को लेके कोई कंफ्यूजन रह रहा है कहीं ना कहीं, राइट। जब एथिक्स समझते हैं, एथिक्स में सही और गलत, अब इसके अंदर हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर ये चीज हमें फिलोसफी को लेके क्लियर हुई कि 3 ब्रांचेस होती है एवरीथिंग। अब यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरीके से एथिक्स जो होता है वो बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछता है, किस तरीके के टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग को हमें पूछता है, वो समझने की कोशिश करनी कहीं ना कहीं। यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से डेवलप्स होते हैं एथिक्स में, वो समझिए सबसे पहले कि आखिर एथिक्स होता क्या है। वो हम डिटेलिंग में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नेचर वाइज एथिक्स इन्वॉल्व करता है, बट एथिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। हमने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी में देखा किस टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट एथिक्स के अंदर हमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। एक्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, जब उस चीज को हम समझते हैं तो उसे हम एथिक्स कह रहे हैं यहाँ पे, राइट। या उस चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग को लेके हम यहाँ पे उसे एथिक्स कह रहे हैं। जब हमने देखा कि पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, पेपर में भी तो यही चीज पूछी गई थी कि जो पीपल या फिर जो सिविल सर्वेंट आ रहे हैं वो कितने करप्ट हैं। वो करप्ट हैं तो क्यों है? वो करप्ट इसलिए हैं क्योंकि वो सही और गलत में यूनिवर्सल लेवल पे डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते, इस वजह से वो करप्ट हो जाते हैं, या वो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को डेवलप करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। क्वेश्चंस क्या है एथिक्स में? एक्शंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किस तरीके से सही और गलत में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। पीपल आउट टू एक्ट, मीन्स किस तरीके से हम हमारे बिहेवियर में कोई भी चीज या कोई भी बिहेवियर के अंदर किसी चीज को कंडक्ट करते हैं। मीन्स हमारी लाइफ में हम जब बहुत इजी वे में समझिएगा कि किस तरीके से हमारी लाइफ में हम कोई भी कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन सही है या गलत, वो हमें यहाँ पे एथिक्स में पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठाते हैं कहीं ना कहीं, छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि किस तरीके से आज के समय में सोशल मीडिया बहुत हमारी लाइफ में इंक्लूड हो चुका है। सोशल मीडिया के अंदर हम कोई फोटोज अपलोड होती है, किसी XYZ फ्रेंड ने जब कोई फोटो अपलोड करी, वो फोटो किस तरीके की है और किस तरीके की नहीं है वो समझते हैं, या किस तरीके से वो फोटो या तो आपको एंटरटेन करेगी, या पॉजिटिव वाइब्स देगी, या नेगेटिव वाइब्स देगी, या न्यूट्रल रहेगी कहीं। उस अकॉर्डिंग सोशल मीडिया में नीचे की तरफ कहीं ना कहीं हमारे पास रिएक्शन देने के लिए चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन में हम समझते हैं कि किस तरीके से एथिकली रिएक्शन के फॉर्म में आपके पास हार्ट का साइन होता है, लाइक का, कमेंट, शेयर।
अब वहां पे जब हम कमेंट करते हैं, कमेंट के अंदर हमारा एक्ट दिख रहा है, हमारा बिहेवियर दिख रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से सही और गलत डिसाइड करता है सोसाइटी में, वो हमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वो जब सही और गलत में जब हम डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हैं कमेंट को देखते हुए, तो वो एथिकल हो सकता है, वो आउट टू एक्ट है कहीं ना कहीं, राइट। वो बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पे एक और आता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किस तरीके से हमारे जो राइट्स होते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो एथिकल क्वेश्चनिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है कि किस तरीके से हमारी, या फिर हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटीज को समझते हैं, वो किस तरीके से हम ऑप्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो एथिक्स में पढ़ा जा सकता है। मॉरल वे टू लिव अ लाइफ, मॉरल क्या होता है या मॉरलिटी एथिक्स क्या डिफरेंशिएशन होता है, वो सब हम आगे समझेंगे। बट ये क्वेश्चंस हैं जो एथिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो एथिक्स के सब टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं। लिविंग अ गुड लाइफ, समथिंग लाइक दैट, किस तरीके से सही लाइफ और गलत लाइफ में डिफ्रेंसिएशन किया गया यूनिवर्सल लेवल पे। यहाँ पे सोसाइटी लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं अपन, यूनिवर्सल लेवल पे बात कर रहे हैं अपन, राइट। चलिए अब देखते हैं कि एथिक्स आखिर होता क्या है, जो मेन टॉपिक है हमारा कि एथिक्स इन्वॉल्व क्या क्या करता है। एथिक्स के अंदर हम बेसिक से अगर स्टोरी देखते हैं कि एक्स वाई जेड कोई पर्सन है, वो ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते समय वो बेसिक से अपने जो राइट पाथ होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे रोड्स के अंदर दो डायरेक्शन होती है, लेफ्ट एंड राइट, जहाँ पे एक साइड में एक मूवमेंट होता है, दूसरी साइड में दूसरा मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं। वो अपनी पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड में ही मूव कर रहा है जहाँ पे उसकी डायरेक्शन है मूव करने की, राइट। आगे की तरफ एक सिग्नल आता है, सिग्नल के हम देखते हैं कि नॉर्मली काफ़ी जने स्टॉप होते हैं एवरीथिंग, बट एक्स वाई जेड एक और कैंडिडेट वहाँ से डेवलप होने वाला है। तो वहाँ पे जब देखते हैं कि सिग्नल आया, सिग्नल जब ऑफ होता है कि हमारे को ग्रीन सिग्नल मिल गया टू मूव ऑन, बट वहीं पे एक रॉन्ग डायरेक्शन से अगर कोई एक्स वाई जेड पर्सन आता है दूसरा, जो बेसिकली पहले वाले कैंडिडेट को डैमेज करता है या एक्सीडेंटली उसके साथ भिड़ जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो चीज़ें अनएथिकल टैप से डेवलप हो रही है। किस तरीके से अनएथिकल क्यों हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिग्नल नॉर्म्स है, जो बेसिकली सोसाइटी के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि हाँ, सोसाइटी में अगर आपको रहना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पे हम समझ सकते हैं, राइट। कि किस तरीके से वो एथिक्स है कि वहाँ पे यूनिवर्सल लेवल पे सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑप्ट किए गए हैं, वो सबके लिए न्यूट्रल है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ एंड एवरीथिंग, एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे कई चीज़ें और भी सर्कमस्टेंसली डेवलप हो रही है। वहाँ पे पुलिस केस भी बनते हैं, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कोर्ट केसेस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पब्लिक के जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके चीज़ें डेवलप हो रही है। अब वो जब चीज़ें डेवलप हो रही है तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एथिकल नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। एथिकल नॉर्म्स मतलब कि हर एक पर्सन की, हर एक कम्युनिटी की, हर एक जो वर्किंग है किसी ना किसी पर्सन की, वो एथिकल या अनएथिकल वे में डेवलप होती है। यहाँ पे अनएथिकल और एथिकल में क्या डिफ्रेंसिएशन है, उस चीज़ को समझिएगा कि किस तरीके से जब अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद अगर दोनों को ही लगती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बेसिकली उनकी लॉ ऑफ कंडक्ट या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को देखा जाए तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जिम्मेदारी सिंपल वे में बनती है कि किस तरीके से वो दोनों को ट्रीट करेंगे विदाउट एनी पार्शियलिटी। बट वहीं पे अनएथिकल वे में हम देख सकते हैं कि अगर डॉक्टर सिर्फ एक को ज़्यादा सर्कमस्टेंसली ट्रीट कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा है, बट लगी दोनों को बराबर है, इक्वली लगी है कहीं ना कहीं, बट जिसने मारी है या जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसको नहीं ट्रीट कर रहा है, और जिसकी लगी है उसको ट्रीट कर रहा है बहुत बेटर वे में या बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी के फॉर्म में, तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल कंडीशन डेवलप हुई। बट वहीं पे ये दोनों सर्कमस्टेंसेस, दोनों जने अगर कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट के अंदर एथिकल नॉर्म्स और अनएथिकल नॉर्म्स डिफरेंशिएशन हो गए वापस, कि किस तरीके से जिसने एक्सीडेंट किया या जिसकी वजह से, जिसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो कहीं ना कहीं अनएथिकल या फिर वो गलत गुनहगार के तौर पे देखा जा सकता है कहीं, और जिसका एक्सीडेंट हुआ है जिसने कोई गलती नहीं करी थी, वो कहीं ना कहीं एथिकल है, राइट। यहाँ पे होपफुली आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से एथिकल और अनएथिकल चीजें डेवलप होती है। अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, कंडक्ट ऑफ राइट और रॉन्ग इन मॉडर्न सोसाइटी, हम हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी वर्किंग है, उस अकॉर्डिंग जब हम सही और गलत में डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग या सोसाइटी में बने नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग,
तो उसे हम एथिक्स कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, राइट। कि किस तरीके से हमने देखा था डॉक्टर की डॉक्टर की सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनता है कि वो कोई भी उसके पास अगर कोई पेशेंट आता है जो बहुत ज़्यादा ही मतलब लगी हुई है या उसके कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से वो उन सबको ट्रीट करेगा विदाउट एनी पार्शलिटी, विदाउट एनी प्रायोरिटी, राइट। बट वहीं पे हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दूसरे के केस में डिफ्रेंसिएशन में भी देख सकते हैं, पुलिस वाला कैसे ट्रीट करेगा या फिर नॉर्मल आम जनता कैसे ट्रीट करेगी। बट ओवरऑल हम देखा जाए तो हर एक कम्युनिटी, हर एक पर्सन के लिए कहीं ना कहीं सही और गलत को जो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है कि किस तरीके से सोसाइटी में यूनिवर्सल लेवल पे हम देखते हैं कि ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही मानी जाएगी, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग गलत मानी जाएगी, उसे हम एथिक्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हमने पढ़ा था एथिक्स का पेपर क्यों इंक्लूड किया गया था, किस तरीके से एथिक्स के पेपर में हमने समझा था कि एथिक्स के सॉरी सिविल सर्विस एग्जाम जो आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट जो बन के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके अंदर हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से लोग जो कलेक्टर्स हैं या फिर जो कोई भी पोस्ट है वो सबके सब करप्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी सही और गलत में डिफरेंशिएट, क्योंकि हर एक पोस्ट की अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या होते हैं, मतलब बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कि किस तरीके से जो पोस्ट है या जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, राइट। किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप है सबके इंडिविजुअल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, बट वहीं पे सब सेट होने के साथ साथ भी आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन है किसी सिचुएशन में होते हुए वो कैसे हैं, उस चीज को समझना जरूरी है। जब आपके कोर्स ऑफ एक्शन, आपकी जो बिहेवियर है, आपके जो एक्ट करने के तरीके हैं या आपकी कोई डिसीजन मेकिंग है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, यूनिवर्सल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे अगर सही है तो वो एथिकल माना जाएगा। अगर वो सोसाइटी लेवल पे गलत है तो उसे हम अनएथिकल बोलेंगे कहीं ना कहीं, राइट। फुली आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि एथिकल और अनएथिकल या फिर एथिक्स के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है, जो किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्शन को जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो उसे हम यहाँ पे एथिक्स कह रहे हैं। कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ एक्शन, किस तरीके से हमारे हमारे जो कंडक्ट है किसी भी चीज को लेके या हमारा बिहेवियर किसी सिचुएशन को लेके, हमारे उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग कोई एक्शन इन्वॉल्व हो रहा है जो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में किसी और को भी इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसे हम यहाँ पे एथिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। या उस चीज के अंदर कहीं ना कहीं एथिक्स इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। या फिर हम देखिए मॉरल प्रिंसिपल किस तरीके से डिसाइडेड है सोसाइटी के लेवल पे, राइट। किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी या फिर जनरल सोसाइटी के लेवल पे किस तरीके से मॉरल प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें सोसाइटी लेवल पे कोई एक्सवाइजेड कॉलोनी है या फिर वहां पे उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट कहलाएंगे उनके अकॉर्डिंग। वहीं पे डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, एक कलेक्टर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग कहलाएंगे, एक पॉलिटिशियन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। वो सब डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके के हर एक पर्सन की इंडिविजुअल लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होते हैं। बट यहाँ पे हमें समझना है कि एथिक्स के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट एक बेसिक क्राइटेरिया, एक बेसिक प्रिंसिपल्स बताने का काम करते हैं कि किस तरीके से किसी भी पर्सन को किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस मतलब हम बेसिक सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी चीज जब स्मेल करती है या फिर एक सराउंडिंग माहौल बनाने के काम करती है तो वो किस तरीके से डेवलप होता है एथिक्स के साथ, किस तरीके से एसेंस ऑफ एथिक्स समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एथिक्स जब हम बिहेव कर रहे हैं, हम एक्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं किसी भी चीज को लेके, तो वहां पे कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस या फिर कोई ना कोई एंड कंक्लूजन जनरेट हो ही रहा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। एथिक्स को समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी जरूरी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यूज, डिटर्मिनेंट बाय वैल्यूज। किस तरीके से हमारे जो वैल्यूज हैं, हम किसी भी सिचुएशन में जब रिएक्ट कर रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कोई एक्शन ले रहे हैं या हमारे बिहेवियर के थ्रू किसी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहां पे हमारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वैल्यूज जो होती है वो बताने का काम करती है। वैल्यूज को लेके हम डिटेलिंग टॉपिक पढ़ेंगे कि वैल्यूज आखिर होती क्या है, बट वैल्यूज को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो होता है बेसिक सी इंपॉर्टेंस।
कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पे ले रहे हैं अपनी लाइफ में एज ए कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पे प्रायोरिटी भी हो सकती है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी हो सकता है। वो वैल्यूज़ हमारे अंदर किस तरीके से इंगेज है, वो एथिक्स के थ्रू हमें पता लगता है कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखें, दो जने लड़ाई कर रहे हैं, दो जनों के अंदर अगर हम देखें एक जना शांत है और एक जना कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही लड़ाई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके जो इंडिविजुअल लेवल पे जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट एक्शन के अंदर वैल्यूज़ दिख रही है, इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दिख रही है कि किस तरीके से एक जना एंगर को प्रायोरिटी दे रहा है और दूसरा जना पेशेंस को या फिर कामनेस को प्रायोरिटी दे रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से एसेंस हो सकते हैं कि किस तरीके से एथिक्स जो होता है वो हमारी वैल्यूज से भी डिटरमाइन किया जा सकता है कहीं ना कहीं। ह्यूमन कंडक्ट ओवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हुए भी कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो पर्सनल लेवल से ज़्यादा सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इंडिविजुअल लेवल पे भले नुकसान हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे भले इम्पैक्ट हार्म कर रहा है, बट सोसाइटी लेवल पे अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी एक प्रायोरिटी एक्शन में प्रायोरिटी रखते हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे उसे हम एसेंस ऑफ एथिक्स के तौर पे भी समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए, स्टैंडर्ड्स में हमने समझा था रूल्स रेगुलेशन लॉज एक्ट, ये सब चीज़ें आ सकती है कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से ये सब चीज़ें जो सोसाइटी में डेवलप है इंडिविजुअल जगह के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इन सब पे डिपेंडेंसी रखते हैं ये स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं। तो जब इनके ऊपर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंसी जब रखी जाती है तो वो एसेंस ऑफ एथिक्स में इंक्लूड की जा सकती है। गाइडिंग ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर, किस तरीके से हमारा जो एक्शन है हमारा जो बिहेवियर है उसे गाइड करने में मदद करता है। अगर एथिक्स नहीं हो सोसाइटी में, नॉर्मली वे में अगर देखा जाए मॉरल रिस्पॉन्स मॉरल सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे कहीं ना कहीं, तो हमारे एक्शन और बिहेवियर के अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होगी, कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। जब कोई भी लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हार्म या फिर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव अप्रोच जनरेट होने लग जाएगी, जहाँ पे नेगेटिव अप्रोच की वजह से लोगों को परेशानियां होगी, लोगों के अंदर यहाँ पे क्या है बेसिक से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने लग जाएंगे, कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर ये जब चीज़ें हो रही हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से ज़्यादा लोगों को भिड़ाने का काम करना है एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को भी समझना जरूरी है कि किस तरीके से जो एथिक्स है वो हमें गाइड करता है कि किस तरीके से सोसाइटी को लेके हमारा एक्शन और हमारा बिहेवियर होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब केस स्टडीज में भी हमें यही समझने की कोशिश करनी होगी कि किस तरीके से जब केस स्टडीज हमें पूछी जाती है या फिर केस स्टडीज में जब सिचुएशंस दी जाती है वहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है हमारा जो एक्शन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। इन्विजिलेटर या फिर सिविल सर्वेंट एग्जाम में भी यही चीज़ चेक की जा रही है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को भी हमें डेवलप करना है केस स्टडी को समझते हुए, सिचुएशंस को समझते हुए कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली ये भी क्लियर होगा कि आखिर एसेंस ऑफ एथिक्स होता क्या है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है लास्ट एंड फाइनल, मॉरल वर्सेस एथिक्स। मॉरल हम समझते हैं और एथिक्स हम समझते हैं कि किस तरीके से दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में अलग अलग तरीके से समझी जा सकती है, लेकिन हम इसको कई बार मर्ज भी कर लेते हैं, मॉरली एथिकल है या नहीं है, उन चीज़ों में समझना बहुत ज़रूरी है। मॉरल को हम समझें तो यहाँ पे मॉरल जो होता है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंडेंसी रखता है। किस पे? इंडिविजुअल लेवल पे, कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे कौन क्या सोचता है उस पर डिपेंड करता है मॉरल। वहीं पे एथिक्स जो होता है वो सोसाइटी लेवल पे सोचता है कहीं ना कहीं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन उन पे ज़्यादा सोचा जा सकता है कहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम मॉरल के अंदर देखते हैं कि एविल और गुड क्या है, सही और गलत मेरे लिए क्या है, वो मॉरलिटी के फॉर्म में देखा जाएगा। एथिकल वे में देखा जाएगा कि एथिकल वे में सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही और गलत क्या है, लीगल या इलीगल क्या है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसे हम यहाँ पे एथिक्स कहेंगे कहीं ना कहीं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम जानते हैं बहुत इजी वे में कि किस तरीके से महाभारत हुई थी। महाभारत में अर्जुन वॉज द बिगेस्ट पर्सन जो काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे थे, कृष्णा वॉज समवन जो कहीं ना कहीं उनके सारथी थे, राइट। जब युद्ध हुआ शुरू होने वाला था पांडवों से
इन सबके बीच में, तब वहाँ पे अर्जुन वॉज इम्प्लीमेंटेड या कंफ्यूज बोल सकते हैं। वहाँ पे जो अर्जुन थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि किस तरीके से हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, क्यों नहीं लड़नी चाहिए और क्यों लड़नी चाहिए, उसको लेके क्या कंफ्यूजन था, किस तरीके से उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। वहाँ पे जब लड़ाई चली, जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो कृष्णा को मेन मैदान में ले जाने के लिए बोलते हैं अर्जुन। एंड ही स्टार्टेड आस्किंग कि अगर हम देखें सोसाइटी की अकॉर्डिंग पांडवास के सॉरी पांडव के साथ गलत हुआ था कहीं ना कहीं। जब उनके साथ गलत हुआ कहीं ना कहीं, तब वहां पे उनकी मॉरल एथिकल वे में, सोसाइटी के वे में देखा जाए तो वो अपना बदला लेंगे कहीं ना कहीं, कि उनके साथ अगर कुछ इम्पार्शलिटी, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो गलत है, उसके अगेंस्ट वो आवाज उठा सकते हैं। बट मॉरलिटी वे में देखा जाए तो अर्जुन वॉज फीलिंग कि किस तरीके से जो भीष्म पितामह है या उनके द्रोणाचार्य एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं उनके खुद के नोन है, वो इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो उनकी खुद की एक तरीके बोल सकते हैं कि एक शरीर का पार्ट है कहीं ना कहीं, उनके रिलेटिव हैं। तो किस तरीके से वो हथियार उठाए वहां पे। तो ये जब दो तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे देखा जाए तो पांडव को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। मॉरलिटी वे में देखा जाए तो किस तरीके से जब इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो कि सही और गलत क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे सही और गलत, सोसाइटी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मॉरलिटी में सोसाइटी को हम थोड़ा सा पार्शली अलग करते हैं कहीं ना कहीं, मॉरलिटी को सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं हम। वहां पे जब इंडिविजुअल लेवल पे सही और गलत को समझ रहे हैं, सही और गलत में डिफ्रेंसिएशन को समझ पा रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमारे कोड ऑफ कंडक्ट या हमारे जो एक्शन है वो इंडिविजुअल लेवल के प्रेजेंस या इंडिविजुअल लेवल के प्लेजर को ज़्यादा अहमियत दे रहा है या इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसे हम मॉरलिटी कह रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे बेसिक से इसके अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि एथिक्स और मॉरलिटी का क्यों होता है, डिफ्रेंसिएशन क्या हो सकता है बेसिक सा। एथिक्स जो होता है वो सोसाइटी को गाइडेंस देने का काम करता है। हमने महाभारत के समय में देखा कि किस तरीके से सोसाइटी लेवल पे वहां पे ये चीज होगी, या एथिकल वे में इम्पार्शलिटी गलत हुआ है तो किस तरीके से सोसाइटी लेवल पे आवाज उठाई जा सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस जब की देखा जा सकता है तो वहां पे मॉरलिटी टर्म इंक्लूड हुआ। यहाँ पे सोसाइटी का कोई रोल नहीं है मॉरलिटी के अंदर, एथिक्स के अंदर सोसाइटी का रोल है, मॉरलिटी में सोसाइटी का रोल नहीं होता है कहीं ना कहीं। सोसाइटी आपके सर्कमस्टेंसेस बना सकती है, आपकी सोचने के लिए कैपेसिटीज डेवलप कर सकती है, आपके सिचुएशन जनरेट कर सकती है, बट इंडिविजुअल लेवल पे हम जब कोई एक्शन ले रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल के गुड और बैड को ध्यान रखते हुए ही ले रहे हैं। वहां पे सोसाइटी के अंदर किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हो गए उससे कोई मतलब नहीं होता कहीं ना कहीं। कोर्स ऑफ एक्शन ऑन सोसाइटी, किस तरीके से हमारा जो एक्शन है, हम जो कोई भी एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन सारे के सारे किस तरीके से सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं उसे समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं। मॉरलिटी डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे जो मेरे एक्शंस हैं, वो मेरे जो डिसीजन है खुद के, वो खुद के गुड और बैड, या फिर हम बोल सकते हैं गुड और सही, मतलब कि यहाँ पे एविल और डेविल के बीच के जो डिफ्रेंसिएशन है मॉरल लेवल पे, उसे समझा जा सकता है यहाँ पे, राइट। फॉलोइंग राइट और रॉन्ग, किस तरीके से एथिक्स के अंदर देख सकते हैं कि सही और गलत में आखिर डिफ्रेंसिएशन क्या है, कि किस तरीके से जो सही है और गलत है सोसाइटी लेवल पे उसे हम समझ रहे हैं एथिक्स में। मॉरलिटी क्रिएटिंग राइट और रॉन्ग फॉर सेल्फ, इंडिविजुअल पे क्या सही और क्या गलत होगा जब उसे हम समझ रहे हैं तो वहां पे हम उसे मॉरलिटी के फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटी में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। ये केस स्टडीज के तौर पे पूछा जाएगा हमारे पे कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं तो आपके डिसीजन किस तरीके से पार्शियल भी हो सकते हैं, वाइसर भी हो सकते हैं, और किस तरीके से सोसाइटी इम्पैक्ट भी डालने वाले हो सकते हैं कहीं ना कहीं। एथिक्स के अंदर हम देखते हैं मेन एंड मेन रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से हमारा कोई डिसीजन, हमारा एक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट किस तरीके से एक ना एक रीजनिंग और लॉजिक को डेवलप करेगा, किस तरीके से हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो सोसाइटी वे में किस तरीके से रीजनिंग या किस तरीके से रीजनिंग होनी चाहिए उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा। बट मॉरलिटी हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, ओन डिजायर, हमारी जो इच्छाएं हैं
उनको हमेशा प्रमोट करेगा कहीं ना कहीं। एथिक्स सोसाइटी लेवल पे इन्वॉल्व होता है, मॉरलिटी इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर, इंडिविजुअल लेवल पे डिजायर किस तरीके की डेवलप हो रही है इस पे डिपेंड कर सकते हैं। अब इन दोनों ही कंडीशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से आपकी वैल्यूज जो होती है वो एथिक्स और मॉरलिटी को डेवलप करने का काम कर रही है, राइट। उसको भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूज आके किस तरीके से इंगेज होती है इन एवरीथिंग, किस तरीके से वैल्यूज जो होती है वो एथिक्स और मॉरलिटी को डेवलप कर रही है। बट यहाँ पे आपकी वैल्यूज ही कहीं ना कहीं या तो रीजनिंग सोसाइटी लेवल पे या एथिकल लेवल पे रीजनिंग डेवलप करेगी, या फिर मॉरलिटी लेवल पे आपके डिजायर्स को ज्यादा प्रमोट करेगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर एथिक्स नहीं हुआ तो उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। अगर एथिक्स है तभी सोसाइटी, सॉरी यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी है तभी एथिक्स है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी नहीं रहा, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे होने लग गई सब चीजें, तो यहाँ पे मॉरलिटी डेवलप होगी, एथिक्स डेवलप नहीं होगा। और सोसाइटी को चलाने के लिए मॉरलिटी जरूरत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर एंड मोर एथिक्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। अब इस चीज से आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एथिक्स और मॉरलिटी जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल में एक कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट कर रही है कहीं ना कहीं, या हर एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं जब कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है दो जनों के बीच में या दो से ज्यादा जनों के बीच में किसी भी डिसीजन मेकिंग को लेके, तो ये एथिक्स और मॉरलिटी में बहुत थिनर लाइन की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हर एक पर्सन की जो वैल्यूज होती है वो अलग तरीके से इंगेज हुई भी है, अलग तरीके से डेवलप हुई कहीं ना कहीं। जब वो वैल्यूज ही अलग अलग तरीके से डेवलप हुई भी है तो वहां पे जो हमारे वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न है या तो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग होगा या फिर रीजनिंग वे में होगा, राइट। तो इस चीज को भी डेवलप कर रही है। अब यहाँ पे सिविल सर्वेंट एग्जाम के साथ या सिविल सर्वेंट के अंदर बेसिक सी चीजें देखी जाती है कि मोर एंड मोर कैंडिडेट शुड बी रीजनिंग इन्वॉल्व, ऑन डिजायर को इन्वॉल्व ना करे, वो मोर एंड मोर रीजनिंग डेवलप करे सोसाइटी को लेते हुए, कि किस तरीके से सोसाइटी में अगर कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कोई भी डिसीजंस मेकिंग हो रही है, वहां पे किस तरीके की रीजनिंग डेवलप है, किस तरीके के सोसाइटी के अंदर मोर एंड मोर रीजनिंग चीजें डेवलप हो रही है, वो सिविल सर्वेंट एग्जाम के अंदर देखा जाता है आपका कहीं ना कहीं, या सिविल सर्वेंट के अंदर वो चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। वहां पे सिविल सर्वेंट के अंदर ओन डिजायर का कोई भी पार्ट नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहां पे सिविल सर्वेंट के अंदर ओन डिजायर को लेके कोई भी चीजें डेवलप या देखी नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे एज ए सिविल सर्वेंट के अंदर एज ए पब्लिक ऑफिसर के तौर पे वर्क कर रहे हो, वहां पे आप कहीं ना कहीं एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आपको मोर एंड मोर एथिकल रीजनिंग डेवलप होनी चाहिए, राइट। सो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा किस तरीके से एथिक्स होता क्या है और किस तरीके से वो मॉरलिटी से डिफ्रेंशिएट करता है। अब एथिक्स हमेशा रिलीजन से भी डिफ्रेंशिएट करता है, वैल्यूज से भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है, उसके अलावा पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंडेंसी रखता है किस तरीके से, वो हम आगे के टॉपिक्स में समझने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे केस स्टडीज के साथ, राइट। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।